गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे सवाल होंगे। कट ऑफ कट ऑफ जैसा अनुमान लगाया गया है, कुछ लोगों का 90। इतना मैसेज देख देख के दिमाग खराब हो गया। 90, 95, 99 भी कुछ लोगों का आया है, ऐसा मैसेज में आ रहा है। उसको मैं ये नहीं बोलता कि आया होगा, लेकिन ये 99 लाने लायक पेपर नहीं था। जो सच्चाई है, जो मैंने पेपर देखा, तो 10 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे माइनिंग में, है ना। नॉन माइनिंग को अभी आप छोड़ दीजिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह को छोड़ दीजिए, तो सिर्फ माइनिंग में 10 से 12 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा हिलाने वाले थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे पूरे, है ना। ज्यादातर आपके एफएमसी एसएमसी के क्वेश्चन डाल दिया था। माइन इकोनॉमिक्स आपका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है ना। नेटवर्क डायग्राम आपने कभी देखा नहीं होगा। वो सारा कुछ आपको एग्जाम में दे दिया, जो बिल्कुल गलत था। अब किसने सेट किया, क्या सोच के सेट किया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए, गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स। एक मैच फैक्टर का क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ हॉलर या डंपर जो बोलिए, वो पूछा है। तो एक तरीके से देखोगे तो गेट लेवल का न्यूमेरिकल है ना। ठीक है, गलत हुआ। 10-12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुश्किल थे, जो आपके सिलेबस से बाहर थे। कुछ सर्वे के क्वेश्चंस थे, वो भी आपने सर्वे नहीं देखा होगा, कॉलेज में पढ़े थे, वो थोड़ा बहुत याद होगा तो बना होगा तो बना होगा। अदरवाइज वो 10, 12, 15 क्वेश्चंस जो थे वो बड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। बाकी लेकिन जो क्वेश्चंस थे, है ना, 65 to 70 क्वेश्चन, 80 में से 65 से 70 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ठीक है, तो 70 तो मिनिमम आपका माइनिंग में आना ही था। उसके बाद 10 नंबर उधर ले आते तो 80 नंबर का पेपर लगभग आपका बनता। तो बात यह है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसा दिख रहा है, लेकिन सीट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए 80 to 85 जनरल का मान के चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ओके, फिर उसी से 2, 4, 5 नंबर कम करते करते जीएसटी तक 70 के आसपास आपका पहुंचेगा। टाइम कंज्यूमिंग था, ये भी आप बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसको ऐसा फ्रेम किया गया था कि आप उसको, बहुतों को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा। जो कुछ क्वेश्चन जो थे, 10 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, वो समझ में ही नहीं आया होगा कि ये पूछना क्या चाहता है। और क्वेश्चन को समझना पड़ रहा है, यहाँ पढ़ के क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ रहा है, उसके बाद आंसर देना पड़ रहा था। ये भी जनरल 86 जनरल सेफ हो। अगर 86 में जनरल आया, जनरल में 86 हो, तो बिल्कुल सेफ हो, आपका सिलेक्शन पक्का है ना। 80 to 85 का एक रेंज है। अगर सच में वो जो 90, 99 वाले हैं, जो सच में जो मैसेजेस आ रहे हैं कि 90 आया, 99 आया, है ना, तो मान लीजिए 80 से 85 का एक रेंज है जनरल का उसमें। लेकिन 90 से प्लस वाले मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा नहीं होंगे, 20 से 25 मानिए एक्सेप्शन। या तो उनका किस्मत अच्छा है कि तुक्का सही बैठा, या तो वो एक्सेप्शनल बच्चे होंगे कि बहुत ज्यादा मतलब उनको अच्छा नॉलेज होगा, वो होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो 90 वाले, 90 प्लस वाले बोल रहे हैं, वो 25, 20, 25 होंगे। हमारा जनरल का सीट 200 प्लस है। ठीक है, तो भी आप देखोगे 90 प्लस में 20, 25 को हटा भी देते हो तो भी 200 सीट बच रहा है, तो 80 कट ऑफ अप्रॉक्स सही है। हाँ, 99 हो ही नहीं सकता, बोलो एक्सेप्शन, या तो उसका तुक्का बिल्कुल सही बैठा होगा, या तो एक्सेप्शन होगा कि हाँ तुक्का ही होगा इतना। ठीक है, एससी का 70 के अराउंड मान के चलिए, 70 to 75 का जो रेंज है वो एससी के लिए है। ठीक है, चलिए ये सब तो रहा। टाइम मैनेजमेंट भी, यहाँ आपका एक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट का भी हुआ है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो। ठीक है, ये सिर्फ आपका नॉलेज का टेस्ट तो अलग था, ये टाइम मैनेजमेंट का भी केस था। चलिए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लें, उसके बाद लास्ट में फिर एक बार अपन कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 80 के राउंड मान लीजिए, 80 to 85 जो रेंज है वो जनरल कट ऑफ है। ठीक है, बाकी लास्ट में अपन करेंगे। एमसीएल का मास्टर प्लान बिल्कुल करेंगे, इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ, है ना, इसके बारे में बताते हैं। एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस देवेंद्र सर ने डिस्कस किया। बाकी एक बार कैसे पेपर को अप्रोच करना था, कहाँ आप, मतलब इस तरीके का पेपर फ्यूचर में आता है तो आप कैसे अप्रोच करोगे उस पेपर को, वैसा डिस्कस करते हैं ना।
ये अनएक्सपेक्टेड पेपर था, ऐसा पेपर किसी ने एक्सपेक्टेशन किया नहीं था। अचानक से आपके सामने ऐसा पेपर आता है आगे फ्यूचर में, तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारा कुछ अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल की बात करें तो कोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन से इजी ही थे, और बाकी नॉन टेक्निकल ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते। हैंड रेज वाला ऑप्शन हटवा दियो क्या? हैंड रेज नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोल, ठीक है, चलो कोई नहीं। अपन एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, लास्ट में एमसीएल का स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और जो क्वेश्चन से न्यूमेरिकल वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आया ये कहीं पढ़ा हुआ तो आपका आया नहीं, लेकिन इसको आप अप्रोच कैसे करते? एलिमिनेशन मेथड से आपको अप्रोच करना था। आपको क्या करना था? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना था कि कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये बोल रहा है ऑथराइज ब्लास्टर इन माइनिंग जो टास्क है ना, ब्लास्टर का जो टास्क है उस वो क्या क्या उसका टास्क है ना, फॉलोइंग में से क्या क्या टास्क है। तो देखो, ब्लास्टर है तो वो टनल को डिजाइन नहीं करेगा, पूरे माइन का सुपरवाइजर नहीं करेगा, ऑपरेटिंग माइनिंग मशीनरी ये सब नहीं करेगा। वो तो कॉमन सेंस की सबका इसका सही हुआ होगा, है ना। आपने ये तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया होता तो आपका ये आंसर एक ही मिलता है, इंश्योरिंग द सेफ स्टोरेज एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन टू है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार का ड्यूटी पूछ रहा है। तो वो वर्क टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन सेक्शन। बाकी ऑप्शंस को आप देखोगे तो वो खुद ब खुद गलत दिखेंगे। माइन प्लान को वो अप्रूव नहीं कर सकता। माइनिंग सरदार का इतना वो पावर नहीं है कि वो माइन प्लान को अप्रूव करे, माइनिंग इक्विपमेंट को डिजाइन करे, कोल की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करे। ये सब आपको देख के ही समझ में आता कि गलत है, आपका राइट आंसर एक ही सामने में मिलता, ठीक है। ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं मिले। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस का ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है उसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। उसमें आउट ऑफ सिलेबस वाला आप सभी क्या करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस का उसमें ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि उन्होंने जब एडमिट कार्ड दिया, सिलेबस नोटिस दिया, तो सब में लिखा था एज पर सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक ऑब्जेक्शन यही है कि जितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है सब में ऑब्जेक्शन मारिए, सारे का शायद ऑब्जेक्शन रहेगा तो वो कंसीडर शायद कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑथराइज ब्लास्टर। फिर ब्लास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है, ठीक है। तो ये अनट्रेंड वर्कर को एक्सप्लोसिव हैंडल करने दे देगा। ये देख के ही समझ में आ रहा है कि यही आंसर होगा। बाकी सुपरविजन भी करेगा एक स्टोरेज का, ब्लास्टिंग से पहले अपना सेफ्टी चेक भी करेगा, और ब्लास्टिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल को इन्फोर्स भी करेगा, ठीक है। विच सेफ्टी डिवाइस इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। ये तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम होता है, सबको बना होगा, है ना, आग को डिटेक्ट करने के लिए। वर्कमैन अंडरग्राउंड में क्या फॉलो करेगा? विच प्रोसीजर व्हेन एनकाउंटरिंग अ हजार्डस सिचुएशन ड्यूरिंग हिज ड्यूटीज, है ना। अगर उसके ड्यूटी के दौरान कोई हजार्डस सिचुएशन मिल जाता है तो वो क्या करेगा? इग्नोर तो कर ही नहीं सकता, वेट भी नहीं करना है, भैया हजार्ड सिचुएशन है। अटेम्प्ट भी नहीं करना है कि तुरंत जाके उसको इंडिपेंडेंटली अपने से शक्तिमान बन जाओ और उसे अटेम्प्ट करो। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, इमीडिएटली इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। वर्कमैन एक मजदूर है, वो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा और जो भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल है उसे इस्टेब्लिश करेगा। हाँ, एक चीज मुझे ये भी दिखा, इसमें मेटल माइनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए। मेटल माइनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, मेटल माइनिंग के वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे ब्लास्टर। हम तो शॉर्ट फायरर जानते हैं ना, हमसे शॉर्ट फायरर का पूछो ना, आप हमसे ब्लास्टर क्यों पूछ रहे हो? हमको कोल पूछो और क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी किया है इसने, जिसने भी बनाया है ना। अब मैं गाली नहीं दे सकता, वरना क्या बताऊं। A blasting operation requires precise control over the timing of detonations to minimize ground vibration, है ना। ग्राउंड वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज किया जाता है।
A mining engineer is tasked with increasing the efficiency of material transport in an open pit mine। ठीक है, ओपन पिट माइन में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ये सब चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी मतलब एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल ले जाना है, तो उसका एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगा। विच एडजस्टमेंट्स टू कन्वेयर बेल्ट सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस मटेरियल स्पाइलेज एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल सेफ्टी। ठीक है, आपने कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगाया हुआ है तो मटेरियल का स्पाइलेज ना हो और ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़े, उसके लिए आपको ये स्कर्ट बोर्ड और बेल्ट क्लीनर्स वगैरह लगाएंगे। जब आपका बेल्ट क्लीन रहेगा, स्कर्ट बोर्ड लगा रहेगा, तो मटेरियल स्पाइलेज और ये सारा कुछ नहीं होगा, है ना। एक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, mining engineer is tasked with improving HEMM haulage safety after a near miss incident इन्वॉल्विंग ब्लाइंड स्पॉट एट द इंटरसेक्शन। ठीक है, आपका ब्लाइंड स्पॉट ये है, आपका ये हॉल रोड है, ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब ये गाड़ी जो आ रहा है ये गाड़ी को नहीं देख पा रहा है। तो क्या सबसे अच्छा होगा इसको ठीक करने के लिए, है ना। तो देखो, डंपर का लोड कम करने से क्या होगा, उसे तो सामने दिख नहीं रहा है। ज़्यादा ऑपरेटर ऑफ इंटरसेक्शन असाइनिंग मोर ऑपरेटर टू द इंटरसेक्शन, यहाँ ज़्यादा ऑपरेटर असाइन कर देंगे तो क्या होगा, HMM ऑपरेशन टू नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में ही सिर्फ HMM ऑपरेशन को चलाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ हम क्या एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे तो ये जो ऑपरेटर ब्लाइंड स्पॉट वाला है, ये इधर जो आने वाला है मशीन उसको देख लेगा। ठीक है, तो ये सब तो आपका कॉमन सेंस वो चेक कर रहा था कि आप ये सब तो बन ही गया होगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर आप सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ब्लाइंड जगह पे लगाया जाता है ताकि आने वाला मशीन आपको पहले ही दिख जाए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेफ्टी कमिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी कमिटी क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा और देखेगा किसको, वर्क प्लेस के सेफ्टी को। नया एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट HR करेगा, कंपनी का फाइनेंस क्यों मैनेज करेगा ये सेफ्टी कमिटी, है ना। सोशल इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। ये सब देख के ही आपको समझ में आया, ये सब एलिमिनेशन कर दिया, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा। आफ्टर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एट अ माइन साइट, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है। विच एक्शन शुड अ सेफ्टी ऑफिसर प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट रियकरेंस एंड इंश्योर ऑनगोइंग वर्कर प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको ड्रिंकिंग वाटर खराब का इंसिडेंट मिलता है तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, तो कंडक्टिंग अ सिंगल ट्रेनिंग सेशन ऑन वाटर। भाई ट्रेनिंग देकर के क्या, उसको सुधारना जरूरी है। बॉटल वाटर बॉटल इमरजेंसी के दौरान ही देना, ये भी गलत हो गया। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाटर फाउंटेन, भाई फव्वारा लगा के आपको क्या मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग अ रूटीन सिस्टम ऑफ टेस्टिंग, है ना। एक क्या इम्प्लीमेंटेशन करेगा सेफ्टी ऑफिसर, रूटीन टेस्ट करना है अपने को, ये सबसे बना होगा। एंड मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी एट ऑल सप्लाई पॉइंट। ठीक है, मॉनिटर भी करेगा, जितने भी सप्लाई पॉइंट है वहां का क्वालिटी को मॉनिटर करेगा। ये सारे क्वेश्चंस तो लगभग सबसे बन गए होंगे। क्वेश्चन आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अंडर स्टैट्यूटरी, देखो ये क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा दिया है, अब आपको इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। ये भी आपका कहीं ना कहीं एक टेस्ट है कि आप समझने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। वाइंडिंग ऑपरेशन इन अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। सुपरवाइजर फाइंड्स दैट द इमरजेंसी स्टॉप स्विच इन द वाइंडिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग। सुपरवाइजर ये पाता है कि इमरजेंसी स्टॉप स्विच काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा। भाई काम नहीं कर रहा है तो हॉल्ट करेगा ऑपरेशन को और रिपेयर के लिए रिपोर्ट करेगा। ये तो बिल्कुल देखोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। बाकी एलिमिनेशन से भी कर सकते हो कि ऑपरेट विद कॉशन, सुपरवाइजर जब तक आता नहीं तब तक ऑपरेट करेगा। भाई इमरजेंसी स्टॉप खराब हुआ है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। कंटिन्यू ऑपरेशन बट नोटिफाई, सारे वर्कर को नोटिफाई करके ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। वेट फॉर रूटीन मेंटेनेंस टू फिक्स द प्रॉब्लम, वेट वगैरह नहीं करेगा, हॉल्ट कर देना है ना। ये सब देख करके आपको बन गया होगा। वेंटिलेशन प्लानर वांट्स टू मिनिमाइज एनर्जी यूजेस व्हाइल मेंटेनिंग एयर फ्लो। ये जो लाइन लिखा है ना, इसमें लोग फंसे होंगे कि एक वेंटिलेशन प्लान कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है, मिनिमाइज एनर्जी यूजेस, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसको कम करना चाहता है, और एयर फ्लो भी मेंटेन होना चाहिए, है ना। एयर फ्लो मेंटेन होगा। 86 नंबर तो फुल चांस है भाई। 80 to 85 वाले, मतलब एक है कि जनरल में 80 to 85 वाले हैं लाइन में, ठीक है।
और क्या भरोसा सर, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अब रिस्पॉन्स आप ही लोग भरते हो। अब उसमें कोई गलत रिस्पॉन्स भरेगा 90-99, तो आदमी का ध्यान वहां जाता है कि शायद इसका आया होगा, है ना। हाँ, मेंटेनिंग एयर फ्लो, एयर फ्लो मेंटेन करना है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसे भी मिनिमाइज करना है। तो इन इंस्टॉल एडिशनल फिक्स स्पीड फैन, ये तो गलत हो जाएगा भैया हमारा। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा फैन करेंगे तो एनर्जी यूज बढ़ जाएगा। इंक्रीज मेन फैन पावर कंटिन्यूसली, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे फैन का पावर तो भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्लोज लेस यूज्ड एयरवे परमानेंटली, जो कम यूज हो रहा है उसे परमानेंटली क्लोज कर दो। जब आप जो कम यूज वाले को क्लोज कर दोगे तो आपका एयर फ्लो मेंटेनेंस नहीं रहेगा, इसलिए अनयूज कम यूज वाले को क्लोज नहीं कर सकते। यूज वेरिएबल स्पीड फैन एडजस्टेड टू डिमांड, जितना डिमांड उस हिसाब का स्पीड हम रखेंगे, वैसा फैन को हम यूज करेंगे। तो हमारा जैसे ज़्यादा डिमांड है एयर का तो ज़्यादा स्पीड देंगे, है ना, कम डिमांड है तो कम स्पीड फैन, उसी फैन को कम स्पीड कर देंगे। तो ये आपका क्या करेगा, एनर्जी भी मिनिमाइज करेगा और एयर फ्लो भी मेंटेन करेगा। 13, फॉलोइंग अ माइन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हुआ है माइंस में, रेस्क्यू टीम गया है एंटर, प्रिपेयरिंग टू एंटर इनटू द अफेक्टेड अंडरग्राउंड वर्किंग, ठीक है, प्रिपेयर कर रहा है, अभी रेस्क्यू टीम अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहला क्रिटिकल स्टेप बिफोर एंट्री उसका क्या होगा, रिव्यू प्रीवियस शिफ्ट अटेंडेंस लॉग। भाई अटेंडेंस देख के आप क्या करोगे, चेक रेस्क्यू टीम इक्विपमेंट, इन्वेंट्री वर्ड जो लिखा है, देखो सिर्फ इक्विपमेंट तक रहता तो आपका सही रहता, लेकिन ये इन्वेंट्री वर्ड जो लिख दिया है, इन्वेंट्री क्या होता है, यही माइन मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। इन्वेंट्री जब जानोगे तो समझ में आएगा कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होता है, आपके माइंस में जो स्टॉक है ना, इक्विपमेंट का जो स्टॉक है उसको मैनेजमेंट वो करता है, इन्वेंट्री बनाता है, जिसमें ये पता चलता है कि कितना इक्विपमेंट है और हमें कितना ज़रूरत है, ठीक है। तो इक्विपमेंट इन्वेंट्री आप चेक करने नहीं बैठोगे, आपका एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है, अगर इन्वेंट्री नहीं होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। एसेस एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर हजार्डस गैसेस। अब जो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि हजार्डस गैसेस के लिए आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एसेस करना है, ठीक है। फैमिली मेंबर वगैरह, ट्रैप वगैरह, वो सब रेस्क्यू टीम का काम नहीं है, ठीक है, वो सब मैनेजमेंट अपना जो करना है वो करेगा। लेकिन देयर फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप, मतलब रेस्क्यू टीम का क्या पहला स्टेप रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सेकंड नहीं होगा, ये इन्वेंट्री वर्ड नहीं होता तो सेकंड होता कि इक्विपमेंट पहले चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच एडवांटेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रक एंड शॉवेल मेथड। कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम, इसको आप बकेट व्हील एक्सकेवेटर का एक एग्जांपल ले सकते हो कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर कैसा है, एक कंटिन्यूअस माइनिंग सिस्टम है। वो यहाँ से मटेरियल को कट कर रहा है, फिर आगे जाके यहाँ बेल्ट कन्वेयर में डाल रहा है, फिर बेल्ट कन्वेयर जाके स्टॉक में गिरा दे रहा है। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस माइनिंग सिस्टम। अब ट्रक में क्या हो गया आपका, यहाँ शॉवेल ट्रक देगा, ठीक है, ट्रक, सॉरी, ये फिर डायरेक्ट जा करके रेल वैगन में गिरा देगा, है ना। ये कंटिन्यूस माइनिंग सिस्टम में क्या है, रेल वैगन जो आपका साइडिंग रहता है वहां डायरेक्ट जाके साइलो में गिरा देगा। ये कंटिन्यूस सरफेस माइनिंग सिस्टम हो गया। ट्रक शॉवेल में क्या हुआ, शॉवेल ट्रक को देगा, ट्रक जाके कहीं स्टॉक में गिराएगा, फिर स्टॉक से उठा के आप क्या ले जाओगे, क्रशर में डालोगे, फिर वहां से जा करके कहाँ जाएगा, ट्रेन में जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एडवांटेज क्या है कंटिन्यूस सरफेस माइनिंग का, तो ब्लास्टिंग का रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, गलत। डिपेंडेंसी ऑन ट्रक फ्लीट, ट्रक के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है, ये भी गलत, है ना। एडवांटेज पूछ रहा है किसका, कंटिन्यूस सरफेस। रिड्यूस नीड फॉर इंटरमीडिएट मटेरियल हैंडलिंग, देखिए यहाँ इंटरमीडिएट मटेरियल हैंडलिंग हुआ कि नहीं, ये शॉवेल डंपर स्टॉक में गिराया, स्टॉक से क्रशर में गिराए, क्रशर से फिर आगे जा करके ऐसा जा रहा है, इंटरमीडिएट मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ नहीं करना पड़ता कंटिन्यूस। एक बार मटेरियल कटा डायरेक्ट जाके ट्रेन में गिरेगा, इंटरमीडिएट मटेरियल हैंडलिंग है ही नहीं। हायर सिलेक्टिविटी ऑफ ओर, ठीक है। तो ये सरफेस माइनर नहीं है, एक कंटिन्यूस सरफेस माइनिंग सिस्टम है। आप सरफेस माइनर ये मत समझिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन नहीं क्लेम कर सकते आप, नहीं कर सकते, ये इन्वेंट्री वर्ड लिखा है मेरे भाई,
अगर इन्वेंट्री वर्ड नहीं लिखा होता तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ये सही है, तीसरा ऑप्शन। कट ऑफ बताया मैंने जनरल का अप्रॉक्स 80 to 85। ठीक है, भाग लास्ट में फिर एक बार कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ सरफेस माइन लेआउट, सरफेस माइन लेआउट का आप डिजाइन कर रहे हो, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग हॉल रोड प्लेसमेंट। है ना, आप सरफेस माइन डिजाइन कर रहे हो कि यहाँ डंपिंग होगा, यहाँ से आपका फेस है, यहाँ से हॉल रोड बनाओगे, ठीक है, यहाँ सम बनाओगे, डिजाइन कर रहे हो। तो हॉल रोड के लिए सबसे सही चीज क्या है? तो इंश्योरिंग हॉल रोड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू पिट बेंचेस। ये तो उतना मतलब पिट बेंच के पैरेलल रहेगा तो गलत है। प्लेसिंग हॉल रोड एट द बॉटम ऑफ द पिट, पिट के बॉटम में हॉल रोड करोगे, पिट है ना, पिट मतलब ये आपका पिट हो गया, यहाँ बॉटम में हॉल रोड करोगे, ये भी गलत हो गया। मिनिमाइजिंग द हॉल डिस्टेंस बिटवीन द पिट एंड द वेस्ट डंप, ठीक है, जहाँ से आपका कोयला निकल रहा है और ये जो डंप वाला एरिया है, इसके डिस्टेंस को आप कम कर दोगे, है ना, यही हॉल रोड के लिए सबसे क्या है, क्रूशियल है। अब इसको आप घुमा करके ऐसे दूर से घुमा करके यहाँ ला रहे हो तो आपका हॉल रोड सही नहीं बना है। जितना शॉर्ट डिस्टेंस आप ले सकते हो उतना करोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, हॉल डिस्टेंस को कम कर दो। 79 एससी कैटेगरी 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। ड्रेस सिलवा लो। हाँ, अब क्वेश्चन आता है मैच फैक्टर का। मैच फैक्टर सोम सर ने कराया था। अगर आपको मैच फैक्टर याद आ रहा होगा तो मैच फैक्टर था नंबर ऑफ डंपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डंपर्स इनटू लोडिंग टाइम। लोड करने में जो टाइम, एक डंपर को लोड करने में जो टाइम लग रहा है वो याद आया, और नीचे नंबर ऑफ शॉवेल बोल दो, एक्सकवेटर बोल दो, यहाँ लोडर क्वेश्चन में दिया है तो नंबर ऑफ लोडर इनटू साइकिल टाइम ऑफ डंपर। ठीक है, साइकिल टाइम ऑफ डंपर, याद आया, याद आया। अब मैच फैक्टर जब 1 होगा मतलब आपने सही नंबर ऑफ डंपर अलॉट किया है। ठीक है, अगर आपका मैच फैक्टर 1 होगा इट मीन्स आपने सही नंबर ऑफ डंपर अलॉट किया है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ डंपर बताइए। आपका लोडिंग टाइम दिया है 2 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स दे दिया है साइकिल टाइम ऑफ हॉल यूनिट। ये क्वेश्चन गेट लेवल का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि डायरेक्ट इसने नहीं दिया, ये एक स्पॉट टाइम ऐड कर दिया। अभी स्पॉट टाइम ने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को, जिन्होंने मैच फैक्टर बना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, तो मैच फैक्टर अगर 1 है तो नंबर ऑफ डंपर हमें निकालना है इनटू लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम देखिए क्या है, 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स। एक डंपर को लोड करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, लेकिन वो डंपर आके वहां वेट कर रहा है, स्पॉट टाइम समझते हैं ना, डंपर अपना नंबर आने के लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ 2+2 मतलब एक डंपर को 4 मिनट लोड होने में लग रहा है ना, 2 मिनट वो वेट किया और 2 मिनट लोड होने में लगा। यहाँ ये खेला था, यहाँ जो समझा होगा ये वहां बन गया होगा इसे ये क्वेश्चन। ये स्पॉट टाइम एक्स्ट्रा दे दिया इसने, डायरेक्ट दिया होता तो आपको बन गया होता। ठीक है, अब नंबर ऑफ लोडर्स एक था हमारे पास, एक ही लोडर था, और साइकिल टाइम ऑफ डंपर क्या था, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। समझ में आया? मैच फैक्टर जो सोम सर ने न्यूमेरिकल पढ़ाया था सब कुछ वही था, लेकिन उन्होंने स्पॉट टाइम एक ऐड कर दिया। स्पॉट टाइम और लोडिंग टाइम को आपको ऐड करना था, क्योंकि ये जो लोडिंग टाइम है इसमें ये था कि डंपर को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, तो 2 मिनट वो वेट कर रहा है और 2 मिनट लोड होने में लग रहा है, टोटल 4 मिनट डंपर का फेस में जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा आपको डालना था और आंसर आपका आ जाता 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पॉट टाइम वाला कंफ्यूज किया होगा। ठीक है, बाकी मैच फैक्टर का क्वेश्चन था। कंटूर लाइन रिवीजन में मैंने बताया था, सेम लेवल बोलिए, एलिवेशन बोलिए। ठीक है, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को जो लाइन जोड़ता है, या इक्वल एलिवेशन या इक्वल लेवल बोलिए,
उस लाइन को कंटूर लाइन कहा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर लेवलिंग। लेवलिंग के लिए नाम से ही पता चला, लेवलिंग होता क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है बी पॉइंट वो ए पॉइंट से कितना ऊपर है या नीचे है, ये लेवलिंग में हम पता करते हैं। इसके लिए आपका इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल है। प्रिज्मेटिक कंपास, बहुतों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो प्रिज्मेटिक कंपास से अपन क्या करते हैं, बियरिंग निकालते हैं ना, नॉर्थ से बियरिंग निकालते हैं। सर्वे का क्वेश्चन था, ये नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों से, लेकिन चलो पूछा है, कॉलेज में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा तो ये बना होगा। ये नहीं पूछना था, ये सर्वे का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में सर्वे है ही नहीं, है ना। ये मैच फैक्टर आपसे नहीं पूछना चाहिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब वो पूछा है तो क्या कर सकते हो। कंटूर भी सर्वे का है, इसको नहीं पूछ, ये सब में आप ऑब्जेक्शन डालिए। ठीक है। ये आउट ऑफ सर्वे का, सॉरी, आउट ऑफ सिलेबस का ऑब्जेक्शन 16 में डालिए, 17 में डालिए, ये 18 भी आउट ऑफ सिलेबस है आपका। सर्वे का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपसे। अब आप कॉलेज टाइम पढ़े हो, अभी तो सर्वे हमने पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ाया ना आपने सिलेबस में दिया, हम क्यों पढ़ के जाएं सर्वे। व्हेन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ वर्क स्टडी, अब देखिए ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ दिया, एफएमसी एसएमसी में ये हम पढ़ाते हैं। ठीक है। एफएमसी एसएमसी जो है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, इसमें वर्क स्टडी पढ़ाया जाता है। और वर्क स्टडी के अंदर क्या आता है, आप किसी भी मेथड का स्टडी करते हो ना, विच एक्शन शुड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, किसी भी मेथड का आप स्टडी करते हो और फिर स्टडी करने के बाद उसमें इम्प्रूव चेंजेस लाते हो ना। वर्क स्टडी के अंदर आता है मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। टाइम स्टडी करते हो कि उस काम को करने के लिए कितना समय लग रहा है, और मोशन स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी में क्या है, मतलब मेथड स्टडी करते हैं कि वो करने का मेथड सही है कि नहीं। टाइम और मेथड को मोशन भी कहा जाता है। ये एफएमसी एसएमसी में हम पढ़ाते हैं और ये आपसे पूछा है, इसमें भी आप क्या करो, ऑब्जेक्शन डालो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पूछना चाहिए आपसे। आप माइनिंग सरदार का एग्जाम दे रहे हो, है ना। क्या 3 सही है। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोनस मार्क्स सभी को मिलेगा। ठीक है। अब टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी में हम करते क्या है, मान लीजिए कंटिन्यूअस माइनर चल रहा है, उसका पूरा स्टडी करेंगे कि कोयले को काटने में कितना समय लग रहा है, टाइम का स्टडी करेंगे और काटने का जो मेथड है उसका स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया जो ये आपका मेथड है इसमें ये चेंजेस लाओ, है ना। आपका ये मेथड करोगे तो आपको कम समय में ज़्यादा कोयला मिलेगा। तो वर्क स्टडी करने के बाद आप यही करते हो कि चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हो एंड मॉनिटरिंग आउटकम्स फॉर फर्दर एडजस्टमेंट। ठीक है। और उसको मॉनिटर करते हो कि जो आपने चेंज किया है उसमें और क्या एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है। सेटिंग न्यू टारगेट्स विदाउट मॉनिटरिंग, ये गलत हो जाएगा। वर्क स्टडी बिना मॉनिटर किए नया टारगेट सेट कर दिए। रिपोर्टिंग फाइंडिंग विदाउट एक्शन, बिना एक्शन के फाइंडिंग रिपोर्ट करने लगे, है ना। इग्नोरिंग वर्कर फीडबैक, वर्क स्टडी में वर्कर फीडबैक को इग्नोर नहीं करना है। तो आपको मेथड और टाइम को स्टडी करना था। नहीं, सबको कॉमन, अगर मान लीजिए वो कंसिडर करता है, बाकी एग्जामिनर का क्या भरोसा क्या करता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का ऑब्जेक्शन ही डाल सकते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सारे अलग ही लेवल के बने हैं। अब देखो जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है कहीं, बाउंड्री भी इरेगुलर है, तो बोर्ड एंड पिलर के अलावा कौन सा मेथड यहाँ लेस सुइटेड है, मतलब कौन सा मेथड और नहीं कर सकते। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस आ गया, मतलब आप लॉन्ग वॉल नहीं कर सकते। लॉन्ग वॉल में आपको पूरा सीम एक जैसा चाहिए, है ना। आप सिर्फ शेयरर चला रहे हो, अब यहाँ जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस आ गया तो लॉन्ग वॉल तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है ना। आपका फेस क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ऑगर माइनिंग, शॉर्ट वॉल माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, ये सब एक बार कंसिडर कर सकते हो जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस एरिया में, लेकिन लॉन्ग वॉल माइनिंग तो बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते हो। When evaluating access method for a new mine located on a flat train, है ना, फ्लैट है आपका ट्रेन विथ शैलोर। अब देखो यहाँ क्या है, मेटल माइनिंग का वर्ड यूज किया और आप क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ा गए। मेटल माइनिंग में डिक्लाइन यूज कर दिया, आपका असल आंसर होना चाहिए इंक्लाइन। ठीक है। इंक्लाइन साफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि वर्टिकल साफ्ट ये है और इंक्लाइन साफ्ट हल्का सा ऐसा रहता है, तो इंक्लाइन साफ्ट आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। फ्लैट है, फ्लैट ट्रेन है, सरफेस आपका फ्लैट है,
तो आपका इंक्लाइन आंसर होना चाहिए। ये मेटल माइनिंग का वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज कर दिया, तो ये भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है कि अब ऑब्जेक्शन करें कि नहीं करें अब वो अलग चीज है, लेकिन करिए, आउट ऑफ सिलेबस करिए, लेकिन असल में इसका आंसर इंक्लाइन होना चाहिए। लेकिन वर्डिंग इसने किसका यूज किया, एमएमआर का, मेटल माइनिंग का वर्डिंग यूज किया और कंफ्यूज किया। एडिट तो हो ही नहीं सकता, एडिट आपका पहाड़ में होता है। ठीक है, देखो इसने एडिट क्या सोच के मारा पता नहीं। इंक्लाइन शाफ्ट में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इंक्लाइन शाफ्ट इसका राइट आंसर नहीं होगा। Mining engineer is tasked with maximizing productivity in an open cast coal mine while ensuring environmental compliances। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ना, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस है और एनवायरमेंटल कंप्लायंस को भी देखना है, उसे इंश्योर करना है कि एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो। ठीक, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है और एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं करना है। तो क्या करेगा वो, छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज करेगा तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा। ब्लास्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। बेंच का हाइट रिड्यूस कर देगा तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग सिस्टमेटिक ओवरबर्डन रिमूवल एंड रिक्लेमेशन मेजर्स, रिक्लेमेशन से आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, है ना। दोनों चीज देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे होगा, रिक्लेमेशन करके, और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, तो सिस्टमेटिक आप ओवरबर्डन रिमूव करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका इसमें 3। कर दो, सब ऑब्जेक्शन मार दो। भाई सर, कोयला माइंस में काम कराओगे, कोल माइनिंग का सिलेबस आप दिए हो, आप क्यों और वाला दे रहे हो। और हमको और से क्या मतलब, आप काम कराओगे कोयला माइंस में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। ठीक है, इसको देखो एलिमिनेशन मेथड से बनता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कर रहे हो तो अपन तो बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट जानते हैं कि गैलरी बनाते जाते हैं। ठीक है, पिलर फॉर्मेशन होते जाता है, ये डेवलपमेंट हम जानते हैं। लेकिन आप, ऐसा ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे कि प्रोसेस माइंड कोल, मतलब कोयला निकाल लिया, उससे वाशरी वगैरह प्रोसेस कर रहे हो तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सेफ्टी कंडीशन को मॉनिटर करना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। टू एक्सट्रैक्ट कोल डायरेक्टली, डायरेक्ट कोल को निकालना ये भी डेवलपमेंट नहीं है ना। तो कोल सीम तक पहुंचना डेवलपमेंट वर्क, मतलब जो आप इंक्लाइन बना रहे हो, शाफ्ट बना रहे हो, इसको यहाँ डेवलपमेंट माना है। तो एलिमिनेशन मेथड से एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी हम जो पढ़े हैं वही डेवलपमेंट होता है कि गैलरी बनाते जाते हैं, पिलर फॉर्म होते जाता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ आपका नंबर 1 ऑप्शन ही सही है। अ माइनिंग इंजीनियर मस्ट सेलेक्ट अ साइट विद अ लो स्ट्रिप रेशियो, है ना। एक साइट उसे करना है, सेलेक्ट करना है, लो स्ट्रिपिंग रेशियो, है ना। ये आपका कोल सीम है और स्ट्रिपिंग रेशियो वहाँ कम होना चाहिए। विच इज द फॉलोइंग सिनारियो बेस्ट इलस्ट्रेट द एडवांटेज ऑफ लो स्ट्रिपिंग रेशियो। अब इनमें से कौन सा सिनारियो आपका बेस्ट बताता है कि लो स्ट्रिपिंग रेशियो है ना। लो स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब आपका ओबी कम निकालना पड़े 1 टन कोयला निकालने के लिए, है ना। ओबी आपका कम निकालना। स्ट्रिपिंग रेशियो ज्यादा कब होता है, जब आपको बहुत ज्यादा ओबी निकालना पड़ता है और थोड़ा सा कोयला मिलता है। लो स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब आप कम ओबी निकालोगे और ज्यादा कोयला मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पूछा था। लो स्ट्रिपिंग रेशियो, लेस वेस्ट मटेरियल मूव, कम वेस्ट मटेरियल ओबी आपने हटाया। 1 यूनिट ऑफ ओर, 1 टन, यूनिट मीन्स 1 टन बोलो, है ना। 1 टन और पाने के लिए कम मटेरियल को हटाना पड़ेगा ताकि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो। तो लो स्ट्रिपिंग रेशियो यही कि कम ओबी हटाएंगे और हमको कोयला मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, लो स्ट्रिपिंग रेशियो, कम ओबी हटा के हमें कोयला मिल जाए। तो हायर मिनरल रिकवरी ये नहीं होगा, शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट ये भी नहीं होगा, हाई ग्रेड ऑफ ओर इज एक्सट्रैक्टेड ये भी नहीं होगा। ये तो फ्लेम, ये तो भैया आंख मूंद के था ये क्वेश्चन। फ्लेम अगर इलोंगेट होगा इस मीन्स आपका मीथेन प्रेजेंस है। ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन विच प्रैक्टिस इनके रिस्क ऑफ इक्विपमेंट इंस्टेबिलिटी, लोडिंग कर रहे हो तो इनस्टेबिलिटी का रिस्क कब बढ़ेगा, जब अपने औकात से ज्यादा लोड उठा लेगा, है ना। ये तो भैया आंख मूंद के था, ये क्वेश्चन बना होगा सबसे। जो इजी, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनिंग द स्टेट ऑफ ऑल हॉलेज ट्रेवलिंग रोडवे, ये तो बना होगा सबसे।
डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। वंस एटलीस्ट इन 7 डे कॉम्पिटेंट पर्सन करता है हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवे का, ये सबसे बना होगा। और इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शन हॉल रोड इन माइंस, हॉल रोड को इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, ताकि आपको हजार्ड और पोटेंशियल हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सके, ये सबसे बना होगा। लेंथ से ना मेजर करेंगे, माइनिंग इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस से ना मेजर करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये सब कुछ देख के समझ में आ गया, सबसे बना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सपोज गवर्नमेंट, हाँ देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, इसमें भी आप क्लेम करो आउट ऑफ सिलेबस का, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करना चाहता है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन करो, है ना। गवर्नमेंट है हमारा, मान लो गवर्नमेंट है, वो चाहता है कि मान लो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वो चाहता है कि हमारे यहाँ आइए और मिनरल निकालिए, लेकिन विदाउट डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज भी नहीं करना चाहता है, मतलब वो इंकरेज करना चाहता है कि आइए हमारा मिनरल निकालिए। तो क्या अप्रोच रहेगा मिनरल टैक्सेशन का, वो मिनरल में कैसा टैक्स लगाएगा, most likely to balance environmental goal with economic incentives for mining companies, ताकि माइनिंग कंपनीज को इकोनॉमिक फायदा हो, है ना। आप लालच दोगे माइनिंग कंपनी को कि आपको यहाँ फायदा है, आप छत्तीसगढ़ में आइए, आप यहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्शन करिए, है ना। तो कैसे दोगे, पूरा टैक्स खत्म कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं भाई। गवर्नमेंट है, उसको टैक्स चाहिए। इंग्लिश को फाइनल मानो, वही तो हिंदी वालों को भी दिक्कत हुआ होगा इस एग्जाम में, बिल्कुल। हाँ मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, हिंदी वालों को भी दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि इसका हिंदी इतना उटपटांग होगा, मैं देख के ही समझ सकता हूँ, है ना। पूरा टैक्स हटा देना, ये तो कोई समझदारी वाला बात नहीं है कि पूरा टैक्स हटा देंगे, आइए आइए हमारे यहाँ मिनरल एक्सट्रैक्ट करिए। टैक्सिंग ओनली ऑन एक्सपोर्ट क्वांटिटी, जो आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे उसी में टैक्स क्यों, आप जो यूज करोगे उसमें टैक्स क्यों नहीं लेंगे, उसमें भी लेंगे। इम्पोजिंग अ हाई फ्लैट हाई रॉयल रेट, आप क्या करो बहुत ज्यादा रॉयल, मतलब रॉयल्टी भी एक तरीके से टैक्स ही होता है ना, कि रॉयल्टी क्या है, बहुत ज्यादा लोगे तो वो इंकरेज होगा। वो इंकरेज तब होगा आपके छत्तीसगढ़ में आके वो कोयला निकालने मिनरल निकालने के लिए, इंक्रीज तब होगा जब आप क्या अप्लाई करोगे, स्लाइडिंग स्केल रॉयल्टी। स्लाइडिंग स्केल रॉयल्टी क्या होता है, दैट एडजस्ट विद प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स, मतलब आप माइंस चला रहे हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आप 100 करोड़ कमा लिए, तो भैया ज़्यादा टैक्स दो, ठीक है, ज़्यादा टैक्स दो, हमें टैक्स चाहिए, आप अच्छा कमाए हो। आपका घाटा हो गया, आप 10 करोड़ ही कमाए हो, ठीक है आप 10 करोड़ ही कमाए हो, कम टैक्स दे दो, बस यही पूछना है। आप इंकरेज इसी तरीके से करोगे, आपका जैसा प्रॉफिट है वैसा टैक्स दो, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम प्रोवाइडेड इन द शाफ्ट टू प्रिवेंट, ये तो आंख मूंद के इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, और पास मेटल माइनिंग कवर्ड है, बाकी सब ओपन कास्ट से रिलेटेड है, इसको क्लेम मत कर देना। विच इज द करेक्ट बर्निंग, हाँ ये सेकंड पर मीटर, बहुत कंफ्यूजन हुआ है। सेफ्टी फ्यूज का आपका बर्निंग स्पीड सेकंड पर मीटर में रहता है, मीन्स 1 मीटर जलने में उससे कितना सेकंड लगता है, 100 to 120 सेकंड लगता है 1 मीटर जलने में, तो इसका भी राइट आंसर सेकंड पर मीटर होगा, इसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बहुतों को ये समझ में आएगा, भैया वेलोसिटी स्पीड तो बचपन से हम पढ़े हैं मीटर पर सेकंड होता है, तो आपने मीटर पर सेकंड मारा होगा, लेकिन सेफ्टी फ्यूज में यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ उल्टा बोलता है कि 1 मीटर जलने में कितना समय लगता है, 100 से 120 सेकंड लगता है ना। मीटर सेकंड पर मीटर इसलिए बोला है कि 1 मीटर जलने में 100 से 120 सेकंड, मीटर पर सेकंड भैया रहेगा कि 1 सेकंड में 100 मीटर जल जाएगा, तो आप भाग ही नहीं पाओगे उस जगह से, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड रहेगा तो कॉमन सेंस लगाइए कि 1 मीटर सॉरी 100 मीटर जलेगा, 100 मीटर बहुत होता है, 1 सेकंड में 100 मीटर जलेगा, तो 500 मीटर का तो आपका वो रहेगा ब्लास्टिंग शेल्टर, तो 5 सेकंड में आपका उड़ जाएगा, भाग ही नहीं पाओगे, इसलिए इसका राइट आंसर है सेकंड पर मीटर, ठीक है। वही है, बचपन से अपन मीटर पर सेकंड पढ़े हैं, तो मीटर पर सेकंड ही मारा होगा मैक्सिमम लोगों ने, जिन्होंने, एक बुक है उसमें तो लिखा हुआ है, बुक, Why is it important to check gas sensor before allowing worker to enter माइंड एरिया, माइंड एरिया में घुसने से पहले गैस क्यों चेक करेंगे, ये भी सबसे बना होगा। इंश्योर एटमोस्फेयर सेफ है ब्रीथिंग वर्किंग के लिए। 34 ड्यूरिंग अंडरग्राउंड सर्वेइंग, सर्वे कर रहे हो, टीम ने ये देखा कि कंपास जो रीडिंग है वो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, अगर वो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से पास होता है, ये भी सर्वे का क्वेश्चन था, इसमें आप क्या करो, मारो, क्या मारो, ऑब्जेक्शन मारो कि सर्वे का था,
आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। अब सर्वे का है भाई, कंपास है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो उसमें अपन जो एडजस्टमेंट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, वो लोकल अट्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन के कारण आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसको आप मैग्नेट के पास ले जाओगे कंपास को, किसी इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक पोल के पास से ले जाओगे, तो आपका ये सारा कुछ होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, सर्वे हम कॉलेज के बाद देखे नहीं होंगे, वो सारा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। नहीं, कल अच्छे से नहीं हुआ था, 40 क्वेश्चन ही हुए थे, आज अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। व्हेन डीलिंग विद द डेंजर ऑफ वाटर इन फ्लो इन अंडरग्राउंड ऑपरेशन, है ना, अंडरग्राउंड में आपका पानी ना घुस जाए, इसलिए विच प्रोसीजर शुड ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड, तो इंस्टॉल एंड रेगुलर इंस्पेक्ट वाटर बैरियर और बकेट्स, है ना। वाटर बैरियर ये तो सबसे बना होगा, विजिबल क्रैक को सील कर देना, वाटर लेवल अलार्म, वाटर इज विजिबल, ये सब गलत है, ये सबसे बड़ा होगा 35। 36, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मीथेन इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग माइनिंग, ओके, माइनिंग के समय मीथेन बढ़ रहा है, विच इमीडिएट एक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, आपने देखा कि मीथेन बढ़ रहा है तो क्या करोगे भैया, काम बंद कर दोगे, ठीक है, काम बंद करोगे, और सबसे बना होगा पर्सन को अफेक्टेड एरिया से हटाओगे। व्हाट इज द प्राइमरी डेंजर एसोसिएटेड विद कोल डस्ट एक्यूमुलेशन इन रिवर माइंस, है ना। कोल डस्ट क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, बताया था, कोल डस्ट क्लाउड फॉर्म करेगा और एक्सप्लोजन हो सकता है, मीथेन का बिल्डअप को प्रिवेंट करेगा, ह्यूमिडिटी, और ये सबसे बना होगा। When evaluating the effectiveness of fencing around a mine's hazardous zones, which criteria should be assessed first? अच्छा, फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग ऐसा होना चाहिए कि किसी भी अनऑथराइज आदमी गलती से घुस ना जाए, ये भी बना होगा सबसे। माइन वर्कर्स फाउंड टू हैव मिस रिसेंट सेफ्टी ट्रेनिंग, है ना, एक सेफ्टी ट्रेनिंग चला रहा है सेफ्टी ऑफिसर, और वो क्या कर रहा है, माइन वर्कर उसको मिस कर देता है ना, मान लो 6 दिन का उसको ट्रेनिंग है, और वो 6 दिन का ट्रेनिंग उसने नहीं करा, तो सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ सिलेबस, उसका सिलेबस अपलोड कर दो कि आपने ये सिलेबस दिया था और ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, उसका सिलेबस ही अपलोड करो आउट ऑफ सिलेबस में, है ना। रेफरेंस में उसी का सिलेबस अपलोड करो, और वो जो लाइन उसने लिखा था कि क्वेश्चन विल आस्क एज पर सिलेबस, वो भी अपलोड करो, ठीक है। व्हाट्स सेफ्टी, हाँ, 6 दिन का ट्रेनिंग था भैया, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, बाहुबली बन रहा था, तो वो क्या करेगा, तो सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम है भाई, छोड़ देता हूँ, रिकॉर्ड अपडेट कर देगा बिना ट्रेनिंग दिए उसे, या ओनली इशू ऑफ वार्निंग टू द वर्कर, वार्निंग देगा नहीं, बल्कि उसका दोबारा शेड्यूल करेगा, वर्कर का शेड्यूल द वर्कर फॉर द मिस ट्रेनिंग एंड अपडेट रिकॉर्ड, दोबारा शेड्यूल करेगा कि इस बार छोड़ा है लेकिन दोबारा आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अब करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ अ सडन फायर ब्रेक्स आउट, माइन से आपका आग लग जाता है, which characteristic of mine ventilation system become most critical for planning the immediate evacuation of miners, है ना। अब भाई ये इनटेक है और ये रिटर्न है, ठीक है, ये रिटर्न है, ये इनटेक है। अब जब आग लगेगा माइंस में, तो आपको क्या देखना है, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल फॉर प्लानिंग द इमीडिएट इक्वेशन ऑफ प्लान, तो ये देखेंगे डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एयर फ्लो देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ आग लगा है, इनटेक साइड में आग लगा है और हवा का डायरेक्शन इधर है ना, हवा का डायरेक्शन इधर है, तो इधर सारे वर्कर निपट जाएंगे, क्यों, क्योंकि आग लगता है तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो इधर के वर्कर सारे निपट जाएंगे, इसलिए आपको सबसे मोस्ट क्रिटिकल प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एयर फ्लो किस तरफ बह रहा है आग लगने के बाद, ये देखना जरूरी है, ठीक है। टेम्परेचर तो अलग चीज है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है, एयरमोन है ना। तो अगर इस तरफ आग लगा है, डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, है ना, फैन का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया और हवा का बहाव इधर कर दिया और इधर से निकाल लिया सबको, ठीक। हाँ, हम्म, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही था। लॉजिस्टिक कंपनी है, मस्ट असाइन अ ड्राइवर, देखो ये सब आप क्लेम करो, ये सब आपसे पूछना ही नहीं चाहिए यार, सब मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, क्लेम करो आउट ऑफ सिलेबस। कंपनी है वो ड्राइवर को असाइन करता है एक डिलीवरी रूट, है ना, ये आपका माइंस है, ये आपका डिलीवर करेगा, इस प्लांट तक जाएगा, ओहो, ये माइंस है, यहाँ से आप प्लांट तक आपका एक रूट असाइन किया है एक ड्राइवर को, while also ensuring that vehicle
और रिलायबिलिटी इज मेंटेन, मतलब व्हीकल का ज़्यादा ब्रेकडाउन ना हो, मतलब रास्ता ऐसा हो कि जो आपका गाड़ी है वो उसका गाड़ी भी भरोसेमंद रहे, ये नहीं कि रास्ते में जाके कहीं ब्रेक डाउन हो जाए। विच इंटीग्रेटेड अप्रोच शुड बी यूज, है ना। अब ये माइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वहां से पूछ दिया है, नहीं पूछना चाहिए इसको, आउट ऑफ सिलेबस में आप करोगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो एक होता है असाइन करना, असाइन मतलब रूट और ड्राइवर को गाड़ी असाइन करना, ठीक है। और रिलायबिलिटी एनालिसिस फॉर व्हीकल्स, मतलब ये भी दोनों चीज आप देखोगे जब इस तरीके का अप्रोच आप कर रहे हो कि ड्राइवर को रूट दे रहे हो और ये भी देखना है कि गाड़ी का रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, तो अपने को दोनों चीज देखना है, कंबाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम टेक्निक विथ रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो असाइनमेंट में क्या आता है, ड्राइवर को गाड़ी असाइन कर दो और उसको रूट असाइन कर दो कि आपको इस रूट से जाना है। और रिलायबिलिटी में एनालिसिस में क्या होगा कि वो रूट गाड़ी के लिए सही है कि नहीं, गाड़ी हमारा ब्रेक डाउन तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए, इसको क्लेम करो, ठीक है। ये पहला ऑप्शन क्या था, अप्लाई क्यू ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस वेटिंग टाइम एट डिपो, है ना। डिपो में वेटिंग टाइम ना हो, इससे आपको क्या फायदा होगा, है ना। इसमें आप ड्राइवर का साइन और रिलायबिलिटी दोनों नहीं देख पा रहे हो। फोकस किस में करोगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम, मतलब ड्राइवर को गाड़ी और रूट असाइन करना पे ही सिर्फ फोकस करोगे तो आपका रिलायबिलिटी छूट जा रहा है। यूज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टू मिनिमाइज फ्यूल एंड रूट कॉस्ट ओनली, ठीक है। कहाँ बोला था यार, माइनिंग रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है, अगर है तो मुझे व्हाट्सएप करो तो। ऐसा है तब तो गड़बड़ हो गया। कट ऑफ जनरल का 80 भाई, 80 के आसपास, 80 टू 85 का रेंज है। हो सकता है 81 82 हो जाए, हो सकता है 78 हो जाए, है ना। क्योंकि जो 90 वाले हैं वो कम ही होंगे, 90 वाले कम ही होंगे, 20 25 लोग से ज्यादा 90 वाले नहीं होंगे। विच द फॉलोइंग द मेन पर्पज ऑफ कंसिडरिंग ओर इन माइनिंग। देखो अब ये भी मेटल माइनिंग का क्वेश्चन पूछ दिया, हम वाशरी जानते हैं लेकिन ओर का कंसंट्रेशन हम नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं कंसंट्रेटिंग वर्ड कंफ्यूज किया होगा। तो वाशरी अगर पूछा होता तो हम पता होता कि अनवांटेड इम्प्योरिटी को कोल से हटा देते हैं, लेकिन ये ओर वाला मेटल माइनिंग का क्वेश्चन पूछा है तो कंसंट्रेटिंग एंड ओर कंफ्यूज किया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, बना होगा क्वेश्चन, अनवांटेड इम्प्योरिटीज हटा देते हैं कोल से। अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में आपका पीएमआर एक्ट रूल ये सारा कुछ आता है, ठीक है। जितने भी लॉज हैं, एक्ट हैं, ये रेगुलेशन है, वो सब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर आते हैं। अ माइनिंग सुपरवाइजर इज प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल फॉर पीरियोडिक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे बन गया होगा। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए शेड्यूल करना चाहता है माइनिंग सुपरवाइजर, तो वो क्या करेगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के, तो अलाइनिंग इंस्पेक्शन विद चेंजेस इन ऑपरेशन एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो ये तो बन गया होगा सबसे, ये नहीं बना होगा। ये माइनिंग मशीनरी का क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि रोटरी स्पीड ऑफ इंजन, ये गवर्नर होता क्या है, ये फ्यूल, इंजन को क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है स्पीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो रोटरी स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या यूज होता है, ओके, अदर देन प्राइम मूवर, प्राइम मूवर विद इन रिजर्व क्लोज लिमिट रिगार्डलेस ऑफ द कोल, है ना। तो ये गवर्नर क्या होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड कम हुआ तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड करने लगता है इंजन को, इसलिए इसका राइट आंसर गवर्नर होगा। फ्लाई व्हील भी क्या होता है, फ्लाई व्हील एक सर्कुलर स्पीड को मेंटेन करता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील इसका नहीं है, गवर्नर ही है। गवर्नर क्या करता है, आपके रोटरी स्पीड को मेंटेन करता है, कैसे, फ्यूल का जो फ्यूल जो प्रोवाइड कर रहा है। बहुत डीप क्वेश्चन मशीनरी का पूछा है, इसको भी आप क्या करो, ऑब्जेक्शन में डालो, मशीनरी आपके सिलेबस में नहीं था। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, हाँ ड्रिलिंग मड भैया कूल करने के लिए होता है, ये सबसे बन गया होगा। जो है ना, ड्रिल में क्यों यूज किया जाता है, ठंडा करने के लिए। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्सियस गैस, ये बन गया होगा सबसे। मैकेनिकल का बहुत डीप क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियर वाले क्वेश्चन है ये सब, नहीं पूछना चाहिए।
वर्क स्टडी जो मैंने बताया, वर्क स्टडी के अंदर आता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी या मेथड स्टडी। बस ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाते हैं, वहाँ लोगों को बन जाता है। तो देखो वर्क स्टडी में अपन ड्रिलिंग ऑपरेशन का वर्क स्टडी कर रहे हैं ओपन पिट माइनिंग में। तो रिलायबल एंड ऑप्शनल फाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, तो भैया यहाँ टाइम को कैलकुलेट करेंगे, मतलब टाइम स्टडी करेंगे, मोशन डाटा मतलब मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर ये सेकंड क्लास का क्वेश्चन होता तो समझ में आता, ये आपका क्वेश्चन में क्यों दिया है, समझ से बाहर है। इसको भी आप क्लेम करिए। क्लेम करने में क्या जाता है, मतलब देखो मानना नहीं मानना अलग बात है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा क्लेम करोगे तो शायद वो कंसिडर करे कि हाँ भैया मेरे से गलती हुआ, मैंने आउट ऑफ सिलेबस दिया। नहीं करेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने तरफ से करना चाहिए। विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिपिंग रेशियो। हाँ, स्ट्रिपिंग रेशियो से रिलेटेड क्या गलत है ना। तो इस ऑप्शन को जब पढ़ोगे कि स्ट्रिपिंग रेशियो मेथड इंक्रीजिंग रेशियो बढ़ता है तो लो कैश फ्लो इन होता है। कैश फ्लो इन मतलब आपका इनकम जो हो रहा है माइनिंग से, है ना, इनिशियल पीरियड में, एंड कवर्स द रिस्क, ये जो कवर्स द रिस्क लिखा है वो गलत हो गया। आपका लो कैश फ्लो होगा तो रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा आपका, है ना। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका कैश इनफ्लो जो आपकी कमाई कम हो रही है कोयला बेच के, स्ट्रिपिंग रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा तो कोयला क्या होगा, महंगा होगा, और महंगा होगा तो कम बिकेगा, है ना। कोयला प्रोडक्शन कम होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो कम बिकेगा। तो इनिशियल पीरियड में जो आपका कैश फ्लो इन होता है वो कम होता है। और ये कवर्स द रिस्क लिख दिया, ये गलत लिख दिया कि रिस्क कवर नहीं करता, रिस्क बढ़ा देता है ये। द मैक्स रेशियो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्योरली इकोनॉमिक रेशियो, बहुत ही मतलब क्या बोलूं इसको मैं, क्या क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब ये कैश फ्लो वर्ड ही आपने पहली बार सुना होगा, इसका मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम, एफएमसी एसएमसी में पढ़ते हैं, है ना। पैन करेक्टरिस्टिक कर्व तो ये होता है, सही लिखा है इसमें, प्रेशर और क्वांटिटी का एक कर्व होता है कि अलग अलग कंडीशन में कैसा पैन ऑपरेट करता है। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी में, ये तो बन गया होगा मैनेजर। चलो कुछ ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ओरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस पूछ दिया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है यार 1.2 क्यू बाई अंडर रूट पी। इस फॉर्मूला में डालते आपका आंसर आ जाता, लेकिन ये सब न्यूमेरिकल्स, गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ रहा है। इक्विवेलेंट ओरिफिस होता क्या है, ये एक इमेजिनरी ओपनिंग होता है जिसमें सेम कर, ये देखो इसका फोटो मैंने निकाल कर रखा था ना। ऐसा समझो एक इमेजिनरी ओपनिंग होता है, इस एरिया को निकालना होता है, ठीक है। ओपनिंग थिन प्लेट थ्रू विच सेम अमाउंट ऑफ एयर passes अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द प्लेट एज इट पास ऑफ द माइन ओपनिंग अंडर द सेम है। ठीक है, जैसा माइन ओपनिंग में आपका जितना प्रेशर से आपका हवा बह रहा है, वैसा ही आप एक इमेजिनरी ओपनिंग बनाते हैं स्टील प्लेट में। एक नज़र से आप इसको रेगुलेटर भी बोल सकते हैं ना, रेगुलेटर का एरिया निकालना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसमें आप फॉर्मूला में डालते हैं, क्वांटिटी दिया है 1 क्यूबिक मीटर, अंडर रूट पी दिया है 16 पास्कल, 16 का हो जाता 1.2/4, ये आंसर आ जाता 0.3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कभी एसएससीएल ने दिया नहीं। एक्सप्लोसिव तो यार इमल्सन और स्लरी यूज होता है वाटरी होल्स में, एनफो वाटर रेजिस्टेंट है ही नहीं। इनको बहुत लोगों ने मारा है, पता नहीं क्यों मारा है ना। इमल्सन और स्लरी एक्सप्लोसिव ही वाटरी होल्स में होता है। व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज डीप होल ब्लास्टिंग, जब पढ़ा रहे थे तो याद करो उसमें ये बताया गया था। हाँ, ये भी आपका सर्वे से पूछ दिया, नहीं पूछना चाहिए। सर्कुलर कर्व में अपन क्या करते हैं, इस तरीके से दो टनल का अलाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। कौन सा कर्व इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट टू स्ट्रेट अंडरग्राउंड टनल, दो दो स्ट्रेट अंडरग्राउंड टनल्स है, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा कर्व यूज होता है, तो यार ये सर्कुलर कर्व इस तरीके से यूज होता है। हाँ, बिना स्टडी के भी आया होगा बहुतों का, जो पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े क्या। ये तो माइंड सेट 92 सबसे बना होगा। विच टॉपिक मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन द ओर बॉडी हैज, फिर मेटल माइनिंग डाल दिया। और ये मेटल माइनिंग हम क्यों पढ़ें यार, है ना।
स्टीप डीप, बहुत ही ज़्यादा स्टीप डीप है, एंड कॉम्पिटेंट रॉक मास है, और उसका फुट वॉल और हैंगिंग वॉल क्या है, क्ले है ना, सल्फाइड और एंड क्ले है, फुट वॉल एंड हैंगिंग वॉल। तो इसमें आपका श्रिंकेज मेथड, ये मेटल माइनिंग का, इसमें तो बिल्कुल क्लेम करो। मेटल माइनिंग क्यों पूछ रहा है, क्या चाहता है वो? गेट थोड़ी ना है यार, गेट में सब कुछ आप पूछ दे रहे हो, ये सब गेट में आना आता है, ये सब क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन है। मजाक उड़ा रहा है। हाँ, तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे, 70 क्वेश्चंस लगभग, 65 to 70 कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, जो आप ऑप्शन देख के सही आंसर बता सकते थे। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस थे वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही थे। अब तो क्या करोगे? माइनिंग कंपनी क्या करना चाहता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहता है, सारे ऑफिशियल्स को रोल बता करके, तो उनको पूरा डिफाइन करना है कि आपकी ड्यूटी ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ये तो बन गया होगा ऑप्शन देख करके आपसे, है ना। ये सर्वे का क्वेश्चन है, जिन्होंने सर्वे पढ़ा होगा उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि फोटोग्रामेट्री कैसी की जाती है। तो हवा से, हवाई जहाज से अपन एक फोटोग्रामेट्री करते हैं, और एक टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं। ये जिन्होंने सर्वे थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, एग्जाम में तो पढ़े नहीं होंगे लेकिन पहले कभी पढ़ा होगा, या जिन्होंने गेट की तैयारी की होगी उसके लिए ये कुछ भी कुछ बोलोगे ये क्या क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल, कोल का क्यों दिया है सर्टिफिकेट? इन अ सिस्टम इंजीनियरिंग, सिमुलेशन ऑफ अ वेंटिलेशन सिस्टम, है ना, वेंटिलेशन सिस्टम का एक आप सिमुलेशन बना रहे हो अंडरग्राउंड माइंस में। तो कौन सा रिलेवेंट है फॉर इवेल्युएटिंग डिजाइन इफेक्टिवनेस? ठीक है। तो वेंटिलेशन सिस्टम इफेक्टिव कब रहेगा, जब आप इंश्योर हो गए कि एयर फ्लो जो है वो सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द माइन है कि नहीं है ना, पूरे माइंस में सेफ्टी और जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एयर फ्लो है कि नहीं, तभी आप क्या करोगे, ये मोस्ट रिलेवेंट डिज़ाइन रहेगा। पावर कंजप्शन बढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर ऑफ फैन को कम कर देना, सिमुलेशन ड्यूरेशन, ये सब कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो देख के, ऑप्शन देख के बना दिया होगा, जो नहीं भी पढ़ेगा उसको ये बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन बस समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिवर्स अलार्म? ये तो बन गया। ऑडियो विजुअल अलार्म क्यों लगाया जाता है? नियर बाई पीपल को अलर्ट करने के लिए। विच इज द फनी विद रिगार्ड टू सेटिंग ऑफ सपोर्ट, है ना। हाँ, यहाँ फंसे होंगे, पढ़े तो थे हमने, तो यहाँ लेस लिख दिया, लेस देन द डायमीटर ऑफ द प्रॉप। डायमीटर ऑफ प्रॉप से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन होना चाहिए। तो ये लेस देन, है ना। और बाकी देखो ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाया होगा, पढ़ा हुआ चीज है ये, कि डायमीटर ऑफ प्रॉप से कम नहीं है। सीएमआर का क्वेश्चन चलो एक पूछा, कि जितने भी लेज और प्रोमिनेंट क्रैक और सिग्नल रूफ सेल बी केयर सपोर्ट विद लिस्ट पेयर ऑफ कॉक्स एंड क्रॉस वर्क लेग्ड, ये सही है ना। इनकरेक्ट पूछा था, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में कॉक्स वगैरह लगाएंगे, क्रॉस वगैरह लगाएंगे। फॉगिंग मेंबर का लेंथ 1.2 मीटर सीएमआर में दिया था, जितने भी प्रॉप रहेंगे वो साउंड फाउंडेशन में रहेंगे और रूफ से टाइट रहेंगे। ये नॉट लेस देन होना चाहिए, तो ये लेस देन था, ये इसलिए आपका इनकरेक्ट है। हाँ बिल्कुल, रुकिए, अपलोड कर देंगे, 2 मिनट रुकिएगा। दस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। माइंड मैनेजर क्या करना चाहता है? इमरजेंसी प्रिपेयरनेस चाहता है डस्ट और इनंडेशन हज़ार्ड से। तो कौन सा प्रैक्टिस इंश्योर करेगा रैपिड रिस्पॉन्स और मिनिमाइज हार्म ड्यूरिंग एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट? तो वही इमरजेंसी ड्रिल, मतलब मॉक ड्रिल जो बोलते हैं, वो रेगुलर करवाएगा, और हज़ार्ड रिस्पॉन्स ये सब बन गया होगा। और पैसेंजर कार, लाइट व्हीकल, ये बन गया होगा। सिनारियो ब्लास्टिंग मस्ट अकर नियर अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास आप ब्लास्टिंग कर रहे हो तो कंट्रोल ब्लास्टिंग करेंगे, ये सब बन गया होगा। चेन कन्वेयर में कपलिंग कौन सा यूज किया जाता है? कपलिंग मतलब ये आपका एक मोटर घूम रहा है ना, आपका मेन मोटर है, अब बेल्ट से कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, उसके साथ कपलिंग करोगे, है ना। तो कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग किया जाता है, मतलब आपका मोटर घूम रहा है, अब बेल्ट बेल्ट को घुमाने के लिए बेल्ट से आप कपलिंग करोगे। तो कपलिंग कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल कपलिंग होना चाहिए। ठीक है। ये इडलर्स बहुतों ने मारा होगा, लेकिन इडलर्स क्या होता है, बेल्ट को सपोर्ट देने के लिए बस होता है। कपलिंग मतलब आपका जो मेन मोटर है और बेल्ट जो घूम रहा है उसको ड्राइव करने के लिए कपलिंग यूज होता है। ठीक है।
क्या लिखा है, ट्रांसमिट्स मैकेनिकल पावर फ्रॉम ड्राइव यूनिट टू द कन्वेयर चेन। जो आपका मोटर घूम रहा है उससे पावर ट्रांसफर आपको करना है किसमें, कन्वेयर चेन में। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कपलिंग यूज किया जाता है। इडलर्स आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल रहेगा तब ना वो काम अच्छे से करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछा, किससे, माइंड मैनेजमेंट से, ठीक है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले ये सब पढ़ते हैं। पहले बात तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ही पता नहीं होगा आपको तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज माइनिंग इंक्रीज इन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू एनवायरमेंट रेगुलेशन के कारण उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। किसको, माइनिंग ऑपरेशन, किसी एक कंपनी है, उसको अपना एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है एनवायरमेंट रेगुलेशन के कारण, है ना, सारा पेड़ नहीं काट सकते, उसको सेलेक्टिव माइनिंग करने के कारण उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। हाउ वुड दिस मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट द माइन्स इकोनॉमिक वैल्यू यूजिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड। तो माइन इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होता है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है एनपीवी, वो इसका फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लो, है ना, जो कैश आपके पास आता है कैश इनफ्लो बोलते हैं वो। अब इसको मैं क्या पढ़ाऊँ यार, ये आप लोग ना कॉलेज में पढ़े हो ना आपके सिलेबस में था जो इसको मैं पढ़ाता। माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है, कैश आउटफ्लो मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो, इनफ्लो मतलब जो आपको इनकम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आपका ये आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है ना, इनफ्लो के मुकाबले आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के लोअर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के कारण नेट प्रेजेंट वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा ऐसा चीज फेस कर रहे हो कि इन्वायरमेंट रेगुलेशन के कारण आपको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास वाले भी इसको बनाने में एक बार सोचेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, खेल गया, बिल्कुल खेल गया, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए यार। आप ना कॉलेज में इसको पढ़े हो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर, ये सब आप जानते ही नहीं हो, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस में आप डाल सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस वाला कम से कम डालो, है ना। माइंस इकोनॉमिक्स आपसे क्यों पूछ रहा है यार, नेट प्रेजेंट वैल्यू समझ में भी नहीं आएगा, अभी मैं समझाने बैठूंगा आपको, क्योंकि उसका एक प्रॉपर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका एक सब चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ाना। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मोस्ट लाइक बीइंग अपडेटेड, हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछा है ये, मैं खुद बोल रहा ये क्या है यार। विच सिनेरियो वर्ड मोस्ट लाइक, इसको समझ ही नहीं पाए होगे वहां, है ना, कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है कि मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन अ मिनरल रिसोर्स बीइंग अपग्रेडेड टू मिनरल रिजर्व। अब रिसोर्स कब होता है, जब आपने कहीं पाया कि हाँ यहाँ कोयला है, ठीक है, इसको आप रिसोर्स बोलोगे। रिजर्व कब बोलोगे, जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि इस कोयले को निकाला जा सकता है, उसको रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा, आप माइंड प्लानिंग कर रहे हो तो कब ये पता चलेगा कि रिसोर्स रिजर्व में अपग्रेड हो चुका है। तो रिसोर्स क्या होता है, जब आप ड्रिलिंग करके पता पा गए हाँ यहाँ कोयला है, ये रिसोर्स आपको पता चलेगा कि यहाँ रिसोर्स अवेलेबल है। लेकिन वो रिजर्व में कब अपग्रेड होता है, जब इस कोयले को आप प्रूफ कर देते हो कि हाँ इसे निकाला जा सकता है ना, परमिशन वगैरह इसका मिल जाएगा, तो वो रिजर्व में उसको आप बोला जाता है, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी, आप पूरा इसका आपने रिसोर्स रिसोर्स पा गए, तो ये क्या बोल रहा है, मिनरल रिसोर्स है, वो अपग्रेड होता है मिनरल रिजर्व में कब, जब आप पूरी तरीके से उसका स्टडी करोगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी देखोगे, मीन्स वो उसको निकालने में फायदा है कि नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब अब आप कोयला पा गए और आप निकाल रहे हो, वो भी ज़्यादा निकालना पड़ा, कोयला कम सस्ता बिक रहा है, तो आपका इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं है। तो पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ता है, इकोनॉमिक फ़ायदा देखना पड़ता है, उसके बाद लीगल परमिशन मिलेगा कि नहीं ये भी देखोगे। कहीं पता चला आपको परमिशन ही नहीं मिल रहा है और आप खुश हो कि मुझे तो रिजर्व मिल गया, ये सारा कुछ जब आप स्टडी करोगे तब जाके आप उसे रिजर्व बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना डीप नामुमकिन है कि किसी डिप्लोमा होल्डर को पता रहेगा, ये सब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। चेंज इन कमोडिटी प्राइस मेकिंग द डिपॉजिट अट्रैक्टिव, है ना, ये भी नहीं होगा। रीएस्टिमेट द ग्रेड यूजिंग अ न्यू सैम्पलिंग टेक्निक,
ग्रेड को री एस्टिमेट करना, इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन ड्रिल होल विद इन द डिपॉजिट। रेफरेंस, रेफरेंस आप आउट ऑफ सिलेबस का दोगे तो उसी का दोगे ना कि आपने नोटिस दिया था कि एज पर सिलेबस पूछोगे, ये सिलेबस के बाहर है, माइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अब 15 क्वेश्चन लगभग हैं, ठीक है। सर्वे का मिला दोगे, सर्वे भी आपके सिलेबस में नहीं था, मेटल माइनिंग को मिला दोगे तो 15 क्वेश्चन लगभग आए बाएं कुछ भी पूछा है, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन ये बन गया होगा, बाइस्टर वेजिटेशन ट्रैप, डस्ट फिल्टर ट्रैप्स ये तो बन गया होगा, इसको मैंने डिस्कस करता। और द मेन रीजन फॉर कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फॉल रोड, रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों करेंगे, ताकि व्हीकल का एक्सीडेंट ना हो, ये भी सबसे बन गया होगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ माइन प्लानिंग इन द माइनिंग ऑपरेशन, हाँ, माइन प्लानिंग का प्राइमरी गोल क्या है, टू इंश्योर द सेफ इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, ये ऑप्शन देखोगे तो बन जाएगा। माइन प्लानिंग ऐसे ना करते हैं कि नया इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, रेगुलेशंस के लिए, मार्केट प्राइस ऑफ मिनरल इंक्रीज करने के लिए, सब बन गया होगा। 500 वर्कर में 3 कुछ लोग 1 मार के आए हैं, पता नहीं क्यों, है ना, एक दो मैसेज आया 1 का। भाई 500 वर्कर्स, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे, तीनों फील्ड से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग। कम्युनिटी गार्डन है आपका, यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक, और हाईवे है। ये हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में क्या है, एक कम्युनिटी गार्डन है। टू मिनिमाइज द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ एयर और नॉइज पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या अप्रोच आप कर सकते हो, तो नॉइज पॉल्यूशन के लिए नॉइज बैरियर बना दिया, वेजिटेशन प्लांटिंग पॉल्यूशन टॉलरेंट वेजिटेशन एंड टेस्टिंग सॉइल रेगुलरली, है ना, सॉइल के लिए सॉइल को रेगुलर, ये भी ऑप्शन देख के बन गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन पूछा था लेकिन ऑप्शन देखो होगे तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजर एनालाइज करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन गेट वाले को पता होगा, गेट जो जिन्होंने पढ़ा होगा, ये नेटवर्क डायग्राम है ना। मान लो आपको बेल्ट कन्वेयर बिछाना है तो 2-3 तरीके होते हैं, ये एक्टिविटी होता है इस तरीके का, है ना, ये एक्टिविटी रहता है इस तरीके का कि इस बेल्ट कन्वेयर को लगाने के लिए या तो ये पाथ चूज करो, ठीक है, 1 2 3 चूज करो, या 1 4 3 चूज करो, 1 5 6। ये डिप्लोमा वाले पढ़ ही नहीं सकते, ये सब क्यों पूछा है। नेटवर्क डायग्राम फॉर माइनिंग स्ट्रक्चर अपग्रेड, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड रिसीव द मोस्ट अटेंशन टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिले। अब आप बेल्ट कन्वेयर बिछाना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो 1 2 3 वाला ऑप्शन चूज करो, या 1 4 3 वाला, या 1 5 6 वाला। इसमें टाइम लिखा रहता है, ठीक है, तो जो सबसे क्रिटिकल पाथ रहता है उसको चूज करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। जैसे 1 2 3 में मान लो कम टाइम लगा तो इसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, इसे हम चूज करते हैं। ये आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, है ना, तो क्रिटिकल पाथ जो गेट पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन, नहीं बताता मैं, टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस फॉर इंजर्ड वर्कर। और द फ्लेमेबल मीथेन एयर मिक्सचर, ये देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का 12 से 20 था, है ना, 12 से 20 था, तो अपन देख के ही समझ में आ रहा है कि 9% में आपका इनकैपेबल होगा, है ना। जिसको कोआर डायग्राम याद होगा उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि ये 20 से ज़्यादा में क्या बोलता है, कैपेबल है, अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मीथेन। ये 25% क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो 20 से ऊपर वाला रहता है उसमें लिखा है कोआ डायग्राम में कि अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मीथेन मिल गया तो कैपेबल है, ठीक है, लेकिन 12 से कम है, 9% में भी तो कैपेबल है ही नहीं। हाँ, सबसे लॉन्ग रूट चूज करते हैं क्रिटिकल पाथ में, गेट वालों को क्रिटिकल पाथ वाला बन गया होगा। विच इक्विपमेंट, जंबो ड्रिल, ये तो सबसे बना होगा, है ना। कॉमनली मैकेनाइज ड्रिलिंग, ये भी देखो मेटल माइनिंग का वर्ड यूज किया है, स्टोप माइनिंग। इन द कंटेस्ट ऑफ माइनिंग इकोनॉमिक्स, फिर माइन इकोनॉमिक्स में आ गया। Why might a material that is not classified as ore today become classified as ore in the future? अब ये क्वेश्चन समझे में नहीं आया होगा, ये पूछ क्या रहा है, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर क्वेश्चन था रिसोर्स और रिजर्व वाला। तो वही है, आज हम इसे ओर नहीं मान रहे हैं, किसी मटेरियल कहीं हमको मिला मिनरल, ठीक है, उसे हम आज ओर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, नॉट कंसिडर ओर टुडे, आज हम ओर नहीं मान रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसे क्लासीफाई कर सकता है, ठीक है। मान लो हमें कहीं ग्राफाइट मिला, हम इसे और नहीं मान रहे, ये तो कचरा है साला, इसको निकालेंगे तो क्या ही मिलेगा, या
कम मात्रा में मिलेगा, बहुत ज़्यादा वो भी निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक नहीं है, इसको हम और नहीं मान रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में इसे और कब मानेंगे, जब मार्केट प्राइस इसका अचानक से बढ़ जाएगा, है ना। ग्रेफाइट का डिमांड बढ़ गया, ग्रेफाइट से कुछ मान लो कुछ ऐसा हो सकता है कि अपन ग्रेफाइट से न्यूक्लियर बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट से हम गैस बना सकते हैं, कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हो गया, साइंस हो गया, है ना। टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया कि ग्रेफाइट से कुछ बहुत ही कीमती चीज बना सकते हैं। तो अभी हम इसे और नहीं मान रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस इसका बढ़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी के कारण इसका इम्प्रूवमेंट, एक्सट्रैक्शन आसानी से हो सकता है, तब हम इसको फ्यूचर में और मान सकते हैं। वही रिजर्व, रिसोर्स और रिजर्व वाला है। तो ये भी वही चीज था, रिसोर्स और रिजर्व वाला ही था लगभग। माइनिंग कंपनी वांट्स टू इम्प्रूव इट्स वर्कर सेफ्टी नॉलेज, सेफ्टी नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग दे करके देंगे। ये बन गया होगा। अब एक सिनेरियो दे दिया, है ना, कि कंजेस्टेड प्लेस है, नैरो प्लेस है, वहाँ काम करने के लिए आप एक मशीन लगाओगे, एनर्जी लॉस ना होगा, लो एनर्जी लॉस होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए। तो उसके लिए हाइड्रोलिक पावर ऐसा चीज़ है जिसमें आपका मेंटेनेंस कम लगता है, एनर्जी लॉस। ये भी मशीनरी का डीप क्वेश्चन है। माइनिंग कंपनी वांट्स टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यूजिंग रिसेंट इंसिडेंट डाटा। ठीक है, पिछले जो रिसेंट इंसिडेंट डाटा क्या हो गया, पिछले कुछ दिनों में जो एक्सीडेंट हुए हैं उसको सीख करके कुछ इम्प्रूव करना चाहता है कंपनी। तो विच अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फ्यूचर इंसिडेंट्स, तो क्या आपका अप्रोच रहेगा कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो। तो एनालाइज रूट कॉज, तो इंसिडेंट जो हुआ है उनका रूट कॉज एनालाइज आपको करना पड़ेगा। ये तो बन नहीं बना, ये कौन, है ना। रिसेंट इंसिडेंट डाटा समझ रहे हो ना, जो अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है उसका रूट कॉज आप पता करोगे, और इम्प्लीमेंट टारगेटेड सेफ्टी इंटरवेंशन, और एक टारगेट सेफ्टी बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, कि आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो इसका राइट आंसर है। अगर एलिमिनेशन देखोगे, जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग करने से इंसिडेंट डाटा से कोई रिलेशन नहीं है। फोकस ओनली ऑन इंसिडेंट विथ माइनर इंजरीज, सिर्फ इंसिडेंट पे फोकस करोगे, माइनर इंजरी वो भी मतलब जिसको इंजरी हुआ है उस पर फोकस करोगे तो वो भी सही नहीं है। नंबर ऑफ वार्निंग साइन बढ़ा दोगे तो भी आपका इंसिडेंट डाटा से नहीं है, आपका काउज पता होना चाहिए, रूट काउज, कि किस कारण से ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेंटिलेशन प्लानिंग मोर क्रिटिकल इन लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड देन, अब सरफेस माइनिंग से कंपेयर कर रहा है लॉन्ग वॉल का। तो लॉन्ग वॉल भैया कोयला काट रहे हैं, हम क्रश कर रहे हैं ना, कोयला को मशीन से काट रहे हैं, तो वहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ेगा, गैसेस अंडरग्राउंड माइंस में ज़्यादा रहती है, इसलिए लॉन्ग वॉल माइनिंग में वेंटिलेशन प्लानिंग करना क्रिटिकल है। सरफेस माइनिंग में क्या ही वेंटिलेशन प्लानिंग करना, है ना। लॉन्ग वॉल माइनिंग यूजेस फ्यूअर वेंटिलेशन फैंस, सरफेस माइनिंग में डीजल इक्विपमेंट ज़्यादा है, वहाँ वेंटिलेशन का काम ही नहीं है, सरफेस माइनिंग का मोर और परमिट एरिया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा ऐसा था कि आपको पढ़ के समझना पड़ रहा था, और आउट ऑफ सिलेबस था। आपने कभी ये नेटवर्क डायग्राम पढ़ा नहीं, माइन इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू आप जानते नहीं हो कभी, ना आपके सिलेबस में दिया था, तो ये गलत था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन क्लेम नहीं कर सकते। एक ही आप क्लेम कर सकते हो कि साहब आपने जो सिलेबस दिया था उससे ये सारे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, अब उसके रेफरेंस में आप उसी का जो पब्लिश किया हुआ है एग्ज़ाम डेट पब्लिकेशन में एज पर सिलेबस लिखा था, और जो सिलेबस है वो दोनों को अपलोड करिए, शायद उसका दिल पिघल जाए, शायद इसमें बोनस मार्क्स मिल जाए, और बाकी क्वेश्चंस तो लगभग जो इजी थे वो बनेगा ही। सीआईएल का जीके देखते हैं। चलो, ये तो भाई आए बाएं था, ये तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा उसको बना होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, R&D स्कीम ऑफ पोलैंड विच द फॉलोइंग इज द रिकॉग्नाइज्ड थ्रस्ट एरिया। R&D स्कीम जो है रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट होगा, R&D स्कीम। इसमें प्रोडक्शन सेफ्टी एंड, ये तो ऑप्शन देखोगे तो इसमें बन गया होगा आपको, विच मेजर डेवलपमेंट इंडिया कोर सेक्टर लेड टू
इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ 1975, क्या 1975? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, आपके ग्रुप में डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट, और एक क्वेश्चन आईडी के साथ। यार क्वेश्चन एक बार खोज लेना ना, मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, क्वेश्चन आईडी ध्यान देना, मैं क्वेश्चन आईडी सब में नहीं है। ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ था कोल माइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो बन गया था। इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज लोकली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? देवार एंड दहिया। अब ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इतना कौन डीप में पढ़ता है यार, कि शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन बुआई जो करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। एसईसीएल क्या करता है? तो प्रोड्यूस द सप्लाई ऑफ कोल। द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, जिसको ये पता होगा वो तो इसको आंसर सही माना होगा। यूनियन टेरिटरी तो ये है ही नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। सेंट्रल एडिशनल रीजन विदाउट एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ये भी गलत हो गया। इट इज एन ऑटोनोमस रीजन अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2000 में बना था छत्तीसगढ़, जिससे ये पता होगा तो मध्य प्रदेश का एक्ट 2000 में ये स्टेट फॉर्म हुआ है। अच्छा, ये 1975 लिखा है, 71 में बना था ना सर? 71, 1971। विच मेजर डेवलपमेंट इंडिया कोर्स रिलेटेड टू, हाँ चलो, लेकिन आंसर तो आपका यही है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ था और प्राइवेट कंपनी। हाँ, 1975 में नहीं हुआ, लेकिन हाँ क्लेम कर दो सारे को, क्या दिक्कत। 72, हाँ। 75 तो नहीं था। लिख देना, करने में क्या जाता है, लेकिन इसमें नहीं मानेगा क्योंकि आंसर तो सही है, क्वेश्चन फ्रेम गलत हुआ। कंफ्यूज किया, हाँ। ठीक है, कंफ्यूजन में, हाँ, अगर वो एक्चुअल ये 1972 लिखा होता तो पता होता भैया ये नेशनलाइजेशन है, कंफ्यूज कर दिया। चलो ठीक है, इसको कर लेना। एस सी एल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अच्छा, चलो एक नंबर तो सबका बना होगा। पार्लियामेंट, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला ये कंफ्यूजिंग किया होगा। इसमें भी देखो 20 में से 10 क्वेश्चन तो, मतलब, अब इसको क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है जो बना होगा। नहीं, क्लेम से माइनस मार्किंग नहीं होता है, क्लेम से बोनस मिलता है। ठीक है, वो भी आप मतलब हाथ में हाथ रखने से अच्छा है कि भैया क्लेम करो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप क्लेम करिए कि आउट ऑफ सिलेबस का, और रेफरेंस में क्या डालोगे, उसी का सिलेबस डालो, और जो उसने एग्ज़ाम नोटिस दिया था या आपके एडमिट कार्ड में एज पर सिलेबस जहाँ लिखा था उसको डालो। ठीक है, एक ही हो गया। और फाइनल अपन क्या, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का देखो जैसा पेपर था, एक्सेप्शन 90-92 लाए होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि 90-92 लाए नहीं होंगे, लेकिन जैसा पेपर था 80 टू 85 का एक रेंज है, इसमें हो सकता है 82 कट ऑफ जाए, हो सकता है 78 कट ऑफ जाए, है ना, 80 के अराउंड मानिए, है ना, 80 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो जनरल का 80 कट ऑफ लगभग जाना चाहिए जैसा पेपर था। और फिर ओबीसी है, उसी में एक दो नंबर कम कर लो, 78 77 के आसपास, है ना। और 70 टू 75 का एक रेंज रख लो, एससी और एसटी आपका 70 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि सीट ठीक ठाक थे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं 10-12 नंबर के ऐसे थे कि जो मैक्सिमम लोगों से नहीं बने होंगे,
ठीक है, 15 नंबर 20 नंबर, अगर पूरा आप जनरल अवेयरनेस को भी मिला दो तो 15 से 20 नंबर किसी से नहीं बने होंगे, तुक्का लगा होगा अलग चीज है। तो इसलिए ये आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए, चलो मैं दे देता हूँ। 12 बना था, लेकिन सर ये लास्ट वाला न्यू दिल्ली वाला देखिए ना, अमित शाह। यार मैं बहुत दिन से जीके का मुझे नॉलेज है नहीं, तो उसका तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग पढ़े हो तो हो सकता है ये सब पढ़े होगे, है ना। अब ये जीके इतना वास्ट पोर्शन है ना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो चाहेगा तो अपने मामा का नाम पूछ लेगा, और चाहेगा तो आपके मामा का नाम पूछ लेगा, इंटरव्यू जैसा है। ठीक है, तो अब हम यही कर सकते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको क्लेम करिए। और हाँ, एमसीएल, एमसीएल में अपन क्या करेंगे, हम मानते हैं ये चीज़ को कि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में गड़बड़ था। जो क्वेश्चंस के लेवल कम, मतलब उतने अच्छे नहीं थे, ऑप्शन सही नहीं थे, उसको हम सुधारने जा रहे हैं। फैकल्टी खुद अब क्या करेगी, मॉक टेस्ट बनाएगी, आपको अच्छे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट देंगे और फैकल्टी खुद मॉक टेस्ट बनाएगी। थोड़ा सा क्लासेस कम हो जाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप करोगे ना, अच्छे मॉक टेस्ट, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। सुनामी है यार वो तो। एमसीएल को अब देखते हैं, ठीक है, एससीएल जो हुआ उसको अब आप बदल नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा यही कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, मॉक टेस्ट अपन सुधारेंगे। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट, अपन पूरा नया टीम मॉक टेस्ट का बना है, फैकल्टी खुद मॉक टेस्ट बनाएगी, उस पर अपन फोकस करते हैं। और एमसीएल में और क्या किया जा सकता है, सिलेबस तो लगभग लगभग हो गया है। नए नए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे। सर्कुलर थोड़ा सा, एक चीज़ था कि जितने भी हमारे सीएमआर से रिलेटेड सर्कुलर हैं उसको कवर कराने का एक प्लान है हमारा। ठीक है, बाकी आप सजेशन दे सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो तो। हम्म, सबको मिलता है बोनस, अगर मिला तो सबको मिले, लेकिन आप बोनस के लिए वो नहीं कर सकते कि मिलेगा ही, वो उनके ऊपर है, वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे। डब्ल्यूसीएल का फोल्डर बिल्कुल, 1-2 दिन में डब्ल्यूसीएल का फोल्डर बनवा देता हूँ। आज शाम तक डब्ल्यूसीएल का फोल्डर आपका बन जाएगा। सबको मिलता है, अगर बोनस मिलता है तो सबको। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है। अब यार फर्स्ट क्लास के सिलेबस में जाओगे तो बहुत ज्यादा अंदर तक। हाँ, वैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे कि आप थोड़ा सा सिलेबस से हटके भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ईएमटी फिर से स्टार्ट देखते हैं क्या करना है। तो ईएमटी का यार रिकॉर्डेड देख सकते हो आप। कटअप जिनका गलत था, देखो, जिन्होंने सही राइट आंसर मारा उनको बोनस थोड़ी ना मिलेगा, उनका नंबर उतना ही रहेगा। मान लो कोई 90 नंबर लाया है, तो उसको थोड़ी ना बोनस मिलेगा। बोनस जो 80 नंबर लाया है, और उसके अगर बोनस ऐसा होगा तो वो 80 वाले को फायदा होगा, वो 90 वाले का तो 90 ही रहेगा, क्योंकि उसके तो राइट आंसर सही है। ठीक है, सबको बोनस मिलेगा तो 90 वाले को थोड़ी ना मिलेगा, 95 वाले को थोड़ी ना मिलेगा। जो 80 वाला है, जिसके क्वेश्चन गलत हो गए, उनको भी फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो आपको, ऐसे लोगों का फायदा होगा, जैसे इनका 10 क्वेश्चन गलत था, वो भी आउट ऑफ सिलेबस के थे, तो इनको फायदा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस, अच्छे से मॉक टेस्ट बनेगा ना, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप एक एग्ज़ाम माहौल में जाओगे कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, समय इतना ही है, मैं ऐसे करूँ तो फिर आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा कि ठीक है, सर्कुलर वगैरह चलाते हैं अपन, सीएमआर से रिलेटेड जो सर्कुलर है, और मॉक टेस्ट को थोड़ा अच्छा करते हैं। कि मॉक टेस्ट मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं गलत गलत हुआ, उसको मैं टीम से बात किया मैंने, और अब इसको सुधारा जाएगा।
ठीक है, ये तो ज़्यादा सही ही है ऑब्जेक्शन। हाँ, एक तो ये हो गया ऑब्जेक्शन। और और क्या कर सकते हैं, आरटीआई वगैरह तो इसमें क्या डालेंगे यार आगे। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ मॉक टेस्ट अच्छे नहीं थे। मैं इस पे अपना हमारी टीम काम करेगी, ठीक है। चलिए, तो मैं अब क्या करता हूँ, व्हाट्सएप में आपको जो जो क्वेश्चंस में आउट ऑफ सिलेबस के क्लेम करने हैं वो देता हूँ, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट, और क्या है उसके रेफरेंस में आप वही उसके सिलेबस और वो डालिएगा, ठीक है। चलिए, फिर एमसीएल के लिए आगे तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, है ना। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जो हुआ उससे सीख मिला, सीख करके आपके पास एमसीएल और डब्ल्यूसीएल बचा हुआ है। सबसे अच्छा चीज़ आपके पास ये है कि बैक टू बैक आपके पास वैकेंसी है। ये नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, ऐसा मत सोचिएगा। अब आप, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि एक एग्ज़ाम से सीख करके दूसरे एग्ज़ाम में उस गलती को सुधारना है, ठीक है। कल से यार, कल से, आज तो टाइम ऑफ है ना। ठीक है, ओके, गुड डे। व्हाट्सएप में ऐड यार माइनिंग ज्ञान के, उसमें कॉल करो ना यार ऑफिस में। 87 आया था यार, मैं उसको भी खोलता हूँ, आप जो